हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम हर एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, तो आज भी हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एक पॉजिटिव नोट के साथ। और आज का हमारा पॉजिटिव नोट है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2018 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं NBHM 2018 के कुछ क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि C जो है वो डिनोट कर रहा है एक सर्कल है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन C, जिसका सेंटर जो है वो 0 है और रेडियस जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। और जो डायरेक्शन इस केस में डिफाइन की गई है इस सर्कल C की, वो है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी कह सकते हो इसे, या आप इसे कह सकते हो पॉजिटिव सेंस भी। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ओवर द C e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू dz। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम को, जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। और वो थ्योरम क्या है? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, और z0 जो है वो बिलोंग कर रहा है D के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? दैट fn z0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई i इंटीग्रल ओवर C f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 इंटू dz, जहाँ पे C जो है वो एक क्लोज कॉन्टूर है D के अंदर जो कंटेन कर रहा है पॉइंट z0 को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि C जो है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0 है और रेडियस जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर है, जिसको हमने डिपिक्ट किया है डायग्राम में भी। और साथ ही साथ f ऑफ z जो है वो इक्वल टू e की पावर माइनस z के बराबर है, z0 जो है वो 1 के बराबर है, और n प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर है। यहाँ से हम n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो n इक्वल टू आएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, अब हम लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? दैट 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई i इंटीग्रल ओवर C e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू dz इज इक्वल टू f डैश एट z इक्वल टू 1। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई i इंटीग्रल ओवर C e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू dz जो है वो इक्वल टू आएगा d बाई dz ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू 1, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिखेंगे दैट इट इज इक्वल टू होगा d बाई dz ऑफ e की पावर माइनस z एट z इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर माइनस z को विद रिस्पेक्ट टू z।
तो हमें क्या मिलेगा, दैट इट इज़ इक्वल टू होगा माइनस ई की पावर माइनस जेड एट जेड इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, z की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे किसके अंदर, माइनस ई की पावर माइनस जेड के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इट इज़ इक्वल टू होगा माइनस ई की पावर माइनस 1, जिसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इट इज़ इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। अब हमें क्या मिलेगा इससे, दैट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर सी ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू होगा माइनस 2 पाई आई ओवर ई। और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा क्या गया है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमें गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट ए जो हमें गिवन है, जिसको हमें चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट ए में हमें पूछा गया है कि क्या एक ऐसा एंटायर फंक्शन जो है डिफाइन हो सकता है सी के अंदर और वो सेटिस्फाई करे कुछ कंडीशंस को। अब कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ जेड की पावर माइनस 2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, जहाँ पे मॉड ऑफ जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के बराबर है। स्टेटमेंट बी जो हमें गिवन है वो क्या है कि अगर f जो है वो c से c की तरफ एक नॉन कांस्टेंट और साथ ही साथ एंटायर फंक्शन है, तो उसकी जो इमेज होगी वो डेंस होगी c के अंदर। तो देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट b जो है वो सही है या गलत है। ओके, अब स्टेटमेंट सी जो हमें गिवन है वो क्या है कि गामा जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से लेके उस सेट के अंदर है, और उस सेट में कौन सा है, दैट ऑल दो z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। ये गामा जो है हमें एक फंक्शन गिवन है जो क्या है, एक नॉन कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूस मैपिंग है जो सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, दैट इज गामा ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ गिवन है इस स्टेटमेंट में कि f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है इस डिस्क के अंदर, दैट इज ऑल दो z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 2, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और साथ ही साथ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। और हमें ये जो है वो चीज़ें गिवन है। अब इस स्टेटमेंट में बेसिकली हमें देखना क्या है कि क्या एक टाउ जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसमें टाउ की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, सच दैट एक हमें t मिले और वो सारे t जो किसके से किसके बीच में है, दैट इज 0 से टाउ के बीच में है, हमें मिल जाए f ऑफ गामा ऑफ t इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ जो है वो हमें चेक करनी है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया क्या है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और उसमें से जो सही स्टेटमेंट होगी वो हमें लिखनी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट ए के बारे में, और स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने से पहले हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसको हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ए के लिए, और वो थ्योरम क्या है, लाइवली थ्योरम। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज अनबाउंडेड होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक फंक्शन जो है वो एंटायर है और साथ ही साथ बाउंडेड है, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन मिलेगा कि जो फंक्शन है वो होगा कांस्टेंट। ओके,
तो ये है स्टेटमेंट ऑफ लाइवली थ्योरम। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट ए की तरफ। और स्टेटमेंट ए के लिए क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि एक ऐसा एंटायर फंक्शन जो है f c के ऊपर एग्जिस्ट करता है जो सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशंस को, दैट इज़ f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर है और मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर -2 है, और साथ ही साथ ये सारे z जो है वो बिलोंग कर रहे हैं c में, सच दैट मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब फॉर मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हमें क्या मिलेगा, दैट मॉड ऑफ f ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर -2, जिसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट मॉड ऑफ f ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, जिसको हम फर्दर ऐसे लिखेंगे दैट मॉड ऑफ f ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100। ओके, जिससे हमें क्या मिलेगा कि f ऑफ z जो है वो बाउंडेड है वो सारे z बिलोंग्स टू c के लिए, जिसमें मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब जैसा कि हमें पता है कि इमेज जो है एक बाउंडेड सेट की ऑफ c अंडर एंटायर फंक्शन वो ऑलवेज क्या होती है, बाउंडेड सबसेट होती है c का। अब जैसा कि हमें गिवन है कि f जो है वो एंटायर फंक्शन है और साथ ही साथ s इज इक्वल टू जो है वो सारे z बिलोंग्स टू c है, सच दैट मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 10। ये क्या है, एक बाउंडेड सबसेट है c का। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट f ऑफ s इज़ अ बाउंडेड सबसेट ऑफ c। ओके, और इन सभी डिस्कशन के बाद जो है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन m ग्रेटर देन 0, ताकि हमें मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू m के बराबर हो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। अब हमें जैसे कि गिवन है कि f जो है वो एंटायर है और साथ ही साथ एक बाउंडेड फंक्शन है, तो लाइवली थ्योरम से क्या मिल जाएगा कि f जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, और साथ ही साथ हमें एक कंडीशन भी गिवन है कि f जो है वो सेटिस्फाई करता है f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, और साथ ही साथ अभी हमने प्रूफ किया कि f जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि f ऑफ z जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से हमें एक और इम्प्लीकेशन मिल गया कि f ऑफ 10 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक और चीज़ गिवन है कि f जो है वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज़ मॉड ऑफ f ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर -2 फॉर ऑल मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इससे फर्दर इम्प्लीकेशन क्या मिला, दैट मॉड ऑफ f ऑफ z जो है इज़ लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। अगर हम इस केस में z इक्वल टू 10 को जो है वो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट f ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से क्या मिल गई, हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 नहीं है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी सपोजिशन थी वो गलत थी। तो इससे हमें ये पता चला कि ऐसा कोई एंटायर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट ए जो है वो सही नहीं है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ, और स्टेटमेंट बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम को जिसको हम यूज़ करेंगे वाइल डिस्कसिंग दी स्टेटमेंट बी। और वो थ्योरम क्या है कि पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम फॉर एंटायर फंक्शन। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि रेंज जो है एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की वो ओमिट कर सकती है सिर्फ एक पॉइंट को, ओके, एट मोस्ट 1 पॉइंट। अब जैसा कि हमें गिवन है हमारी स्टेटमेंट बी में
कि f जो है वो एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। तो अगर हम ये पिकार्ड्स लिटल थ्योरम लगाएंगे फॉर एंटायर फंक्शन, तो इससे क्या पता चल गया कि रेंज ऑफ f जो है वो ओमिट कर सकती है सिर्फ एक पॉइंट को। इस स्टेटमेंट को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f जो होगी या तो वो c होगी या तो c माइनस a होगी फॉर सम फिक्स्ड a बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि रेंज ऑफ f जो है वो डेंस सबसेट है c की। इस स्टेटमेंट b को जो है हम एक काउंटर एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम काउंटर एग्जाम्पल में f जो है वो ऐसे डिफाइन करेंगे दैट f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z। अब ये f जो है वो क्या है, एक नॉन कांस्टेंट भी है और एंटायर फंक्शन भी है, और साथ ही साथ इसकी जो इमेज है वो क्या है, c माइनस ज़ीरो, जो क्लियरली डेंस है c के अंदर। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट b जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट c के बारे में, और स्टेटमेंट c को जो है हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि कोई टाउ है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, और हमें एक t जो है जो लेस देन टाउ है वो मिल जाता है सच दैट f ऑफ गामा ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि रेंज जो है गामा t की वो क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा कि f जो है वो वैनिश कर रहा है अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स में, जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों, क्योंकि f जो है वो एनालिटिक है और साथ ही साथ क्या है, नॉन कांस्टेंट है। अब नॉन कांस्टेंट की कैसे पता चला, क्योंकि हमने जो है लिया था गिवन में कि f एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इन कंडीशंस को, दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि f जो है वो एक नॉन कांस्टेंट है। तो अब इस चीज़ से हमें क्या मिल गया कि एक टाउ जो है वो ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे टाउ की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, और फॉर ऑल t जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो 0 से टाउ के बीच में लाई करती है, हमें मिल सकता है एक ऐसा t जहाँ पे f ऑफ गामा ऑफ t जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्टेटमेंट c जो है वो बिल्कुल सही है। सो द ट्रू स्टेटमेंट्स आर b एंड c। तो इस क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट्स थी वो थी b और c, और इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो b और c है। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन, and with the explanation of this question, this is the end of this video. See you in next video. तब तक के लिए goodbye and thanks for listening.